दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना पर यह समय है प्राइम टाइम का, और प्राइम टाइम में आज हम आपसे जिन खबरों पर चर्चा करेंगे उनमें प्रमुख है कि राजनीति है कि रुकती नहीं। राहुल गांधी ने हरियाणा में जीरी क्या रोपी कि उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने हैं। चुनावी मौसम नजदीक है तो ऐसे में जुबानी जंग भी तेज है। और दूसरी खबर जिस पर आपसे हम चर्चा करेंगे वो ये है कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कानून व्यवस्था बनाना उनकी नहीं बल्कि चुनी हुई सरकारों की जिम्मेदारी है। और तीसरा वो होगा कि पश्चिम बंगाल जहां पर की पंचायत चुनाव में भारी हिंसा हुई थी उस चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता लाल पीले हैं। और चौथी खबर जो आपको बहुत सुकून देगी वो ये है कि हमारा भारतवर्ष, एक ऐसी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ये है कि हमारा देश यानी कि हमारा भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में आने वाले समय में अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकता है। विस्तार से चर्चा करेंगे इन सभी खबरों पर। पहले उन खबरों पर नजर डालने जो आज की सुर्खियों में है। तो सबसे पहले भाई मॉनसून की बारिश जिसने पूरे दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के अंदर लोगों को परेशान कर रखा है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को लांघ रही है। हिमाचल उत्तराखंड के अंदर हालात इतने बदतर हैं कि वहां के बारे में प्रधानमंत्री ने वहां के मुख्यमंत्रियों से बात की। पंजाब में बाढ़ की हालात खराब है, उसको सुधारने के लिए सेना बुलाई गई है। तो हरियाणा के अंदर भी बारिश ने लोगों का हाल बेहाल किया हुआ है। जल भराव के अंदर अनिल विज साहब को एक कश्ती पर बैठकर अपने घर तक जाना पड़ा। दूसरी खबर गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे के अंदर एक बस और एक एसयूवी कार टकरा गए जिसके अंदर 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हो गए। तीसरी खबर महाराष्ट्र की है कि जहां महानाटक जारी है वहां कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में महामंथन हुआ है। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। और चौथी खबर पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की मणिपुर और मिजोरम में रहने वाले अवैध प्रवासियों का बायोमेट्रिक होगा, ये आदेश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। और एक खबर आर्टिकल 370 पर कि जिस पर 2 अगस्त से रेगुलर सुनवाई होगी। केंद्र ने नया एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट, उसमें कहा है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए केवल एक ही रास्ता था, आर्टिकल 370 को हटाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्राइम टाइम में खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात राजनीतिक खबरों की, और राजनीति की खबरों से पहले आसमानी आफत की, यानी कि मॉनसून ने पूरे उत्तर भारत में लगातार कहर ढा रखा है। 3 दिन से बारिश जारी है। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर सहित कई राज्यों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। अनुमान यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पूरे उत्तर भारत में 100 ट्रेनों को रद्द किया गया है। पीएम मोदी ने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा की है। एनडीआरएफ की 39 टीम तैनात की गई है इन 4 राज्यों में। और राजधानी दिल्ली की हालत देखें तो ऐसा लगता है कि दिल्ली दरिया बन गया है और इस दरिया में डूबकर ही पार होना पड़ेगा। तो हरियाणा के हालात भी अच्छे नहीं हैं। दिल्ली को लेकर जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है मॉनसूनी कहर को लेकर भी, तो वहीं हरियाणा के अंदर अनिल विज साहब जब सड़कों का जायजा लेने पहुंचे तो उनको नाव में जाना पड़ा। अब बात हरियाणा की राजनीति की करते हैं। 2024 के चुनावी समर के लिए रणभूमि तैयार है। सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच लगाने में जुटी हैं। कोई भी किसी को अपने से कमतर आंकने को तैयार नहीं है और इस सब को लेकर एक दूसरे पर जुबानी वार किए जा रहे हैं। कोई मीठी जुबान से तो कोई जहर भुजे तीरों के साथ पक्ष विपक्ष के बीच लोगों को बरगलाने की कोशिश में भी है। तो हम आपसे बात कर रहे हैं क्योंकि राजनीति है और राजनीति के रोज नए रंग होते हैं। आज कोई कांग्रेस में है तो हो सकता है कल वो आपको भाजपा में दिखाई दे, और आज कोई भाजपा में है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई लोकदल में चला जाए, लोकदल वाले कांग्रेस में आ जाए, कांग्रेस वाले जेजेपी में चले जाएं, ये चलता है। और खासकर जब चुनावी सीजन आता है तब ज्यादा होता है। लेकिन इन सब बातों का असर देखने को तब मिलता है जब कोई नया कुछ हो जाए। हालांकि इस बात का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो दल बदल करने वाले जो नेता होते हैं, क्योंकि उनके जो साथी होते हैं वही पुराने होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब बातें करने का क्या मकसद है जो मैं आपसे कर रहा हूं।
तो बात यह है कि राहुल गांधी ने जीरी रोपी थी सोनीपत में जाकर, उसको लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेता आमने सामने हैं। अब कांग्रेस के नेता और जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जयप्रकाश, जिन्होंने अभी हाल ही में चुनाव लड़ा था आदमपुर का उपचुनाव, और उस उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के लाडले भव्य बिश्नोई से चुनावी शिकस्त खा गए थे, तो अब जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई पर चुटकी ली है। उनका कहना है कि जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हुआ करते थे तो वे खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताते थे, और अब जब कुलदीप बीजेपी में है तो मुख्यमंत्री का दावेदार बताना तो बहुत दूर की बात है, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए पूरी कुवत लगाए हुए हैं, पूरे जुगाड़ में लगे हुए हैं। जयप्रकाश साहब कहते हैं क्योंकि वे खुद तो राजस्थान में जाने की बात कह रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर और भी कई कटाक्ष किए। आपको ध्यान होगा कुलदीप बिश्नोई ने राहुल गांधी के जीरी रोपने के बयान पर भी प्रति बयान दिया था, तो उसके जवाब में जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई से कहा कि आदमपुर में जो विकास कार्य पर 350 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया जा रहा है वो गलत है। वो कहते हैं कुलदीप बिश्नोई ने यह पैसा अपने रखरखाव पर शायद खर्च कर लिया हो। और इसके साथ साथ जयप्रकाश ने एक बिन मांगी सलाह दी है कुलदीप बिश्नोई को, और कहा है कि जैसे राहुल गांधी जीरी रोपने गए हैं, इस प्रकार से कुलदीप भी आदमपुर के अंदर अपने किसानों के बीच चले जाएं। लेकिन वह तो दिल्ली में बैठकर राजनीति करते हैं। वहीं हिसार लोकसभा को लेकर भी जयप्रकाश ने कहा है। जयप्रकाश जी कहते हैं कि इसका फैसला तो कांग्रेस हाईकमान करेगा, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ जयप्रकाश का यह भी कहना है, हालांकि पिछला चुनाव तो आदमपुर में उपचुनाव हार गए वो, लेकिन अब दावा कर रहे हैं कि आदमपुर से अगला चुनाव कोई भी लड़े यानी कि बीजेपी से, उसको मुश्किल से 15 से 20 हजार वोटों की मिलेंगी और इतनी हार भी मिल सकती है। तो आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई ने जयप्रकाश को 15,000 से ज्यादा मतों से हराया था। तो इस समय जयप्रकाश जी उसी 15,000 वोटों का आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। तो ये बात तो हुई तीखे बोलों की, जो शायद चुभ रहे होंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी है ना विप्लव कुमार देव जी, वो बड़ी मीठी बोली बोलते हैं और मीठी बोली से मीठे मीठे वार करते हैं। तो विप्लव कुमार देव ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि हुड्डा जी बहुत बड़े हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, उनका सम्मान करता हूं। इसके साथ साथ विप्लव कुमार देव ने यह भी कहा है कि भाजपा हमेशा से ही सबका साथ और सबका विकास चाहती है। भाजपा में सभी को मौका मिलता है। भाजपा और जेजेपी के गठबंधन पर विप्लव कुमार देव ने कहा कि पहले हम अपना घर बना लेते हैं, फिर उनके बारे में सोचेंगे जो मां को छोड़कर मौसी की चिंता करता है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं रहता, ये विप्लव कुमार देव जी का कहना है। तो खैर ये राजनीति है, कोई किसी की चिंता करे या ना करे, लेकिन जनता को तो अपने नेताओं से उम्मीद रहती है कि नेता उनकी चिंता जरूर करेंगे, क्योंकि वो सरकार है। लेकिन ऐसा होता है या नहीं, ये इसके अलग अलग उदाहरण कई बार सामने आते हैं। हालांकि जनता की चिंता करना नेताओं का ही काम होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में बैठते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सत्तासीन होते हैं, और जनता जब उनको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजती है तो बड़ी उम्मीदों के साथ भेजती है। और ऐसे में जनता की सुरक्षा का जिम्मा भी उन नुमाइंदों का होता है, खासकर सत्ता में बैठे लोगों का। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि क्योंकि मणिपुर के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। मणिपुर में हिंसा की जो आग 3 मई को लगी थी, यानी कि 2 महीने से ज्यादा हो गए, वो इस मानसून के मौसम में भी कहीं शांत नहीं हो रही, भले ही आसमान से बदरा कितना ही पानी डाल रहे हो। अब मणिपुर के इन्हीं हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मणिपुर की हिंसा खत्म करने के लिए वो कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकता। अदालत ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था को कायम करना और सुरक्षा देना यह हमारा काम नहीं, बल्कि चुनी हुई सरकार का काम है। इसके साथ साथ अदालत ने यह भी साफ किया है कि मणिपुर में तनाव बढ़ाने के लिए जो मंच बन रहा है, यानी कि चुनावी राजनीति सियासत का मंच बन रहा है, राजनीतिक दलों को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सक्षम अधिकारियों को स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आदेश तो वो दे सकते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकते। तो आपको बता दें कि मणिपुर में 3 मई को जो हिंसा भड़कनी शुरू हुई थी, उस जातीय हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग हैं, हजारों लोग जख्मी हो गए हैं, यानी कि दर्द ऐसे हैं, जख्म ऐसे हैं कि जिन्हें भूलना भी मुश्किल है। कई नेताओं के दौरे हुए, अमित शाह जी गए, राहुल गांधी गए, सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया।
मैतेई और कुकी समुदाय दोनों ही सुलह के रास्ते पर आएंगे, अभी ऐसा दिख भी नहीं रहा। और जब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि वहां शांति बहाल करना वहां की चुनी हुई सरकार का काम है, तो फिर ऐसे में चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है। लेकिन क्योंकि 2 महीने से अधिक हो गए, हिंसा काबू नहीं आ रही, तो ऐसे में जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ध्यान दे। खैर, ऐसी एक आग पश्चिम बंगाल में भी लगी हुई है, और पश्चिम बंगाल का तो यह मतलब मान लीजिए कि चुनाव इज इक्वल टू हिंसा, यानी कि जब जब चुनाव होंगे तो हिंसा होगी होगी। और पंचायत चुनाव में तो हिंसा ने जो रूप दिखाया है, और चुनाव के अंतिम पड़ाव में जिस प्रकार हिंसा हुई है, खबरें ऐसी आ रही हैं कि इस पंचायत चुनाव की हिंसा में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, सैकड़ों की संख्या के लोग जख्मी हुए हैं, और चुनावी हिंसा को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक हलचल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली गए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह से मिले, उनको वहां की जो जानकारी दी कि हालात कैसे हैं। वहीं भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उन्होंने पंचायत चुनाव में हिंसा की जांच के लिए पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी स्तर पर एक समिति का गठन किया है। वो समिति पूरी जांच कर पार्टी अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप देख लीजिए कुछ समय बचा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव के नतीजे काफी अहम होंगे, क्योंकि इसी से पश्चिम बंगाल के गांवों में सियासी बयार किस प्रकार की बह रही है और 2024 का कैसा रिजल्ट होगा, इसका कुछ अनुमान जरूर लगेगा। तो हैरानी की बात यह है कि पंचायत स्तर के चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में इतना भारी खूनी खेला खेला गया। तो मान लीजिए, हमने आपसे पहले ही कहा कि चुनाव हो और बंगाल में हिंसा का इतिहास ना दोहराया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, वह हमेशा होता ही ऐसा है, और हमेशा से पूरे मामले में सियासी बयानबाजी होती है, जो आज भी हो रही है। तो चलिए अब राजनीति से अलग एक उस अच्छी खबर पर आपसे बात करते हैं। वो देश के लिए बड़ी अच्छी है, आपके लिए बड़ी अच्छी है, और उस खबर ने यूएस से लेकर जर्मनी तक सबकी नींद उड़ाई हुई है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं वो खबर ऐसी है कि अक्सर कहते हुए सुना जाता है कि 21वीं सदी का आने वाला वक्त एशिया का होने वाला है, और खासकर ये भारत के लिए हो सकता है। हालांकि ये बात चीन के लिए भी कही जाती है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत की बात करेंगे। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों है, और आपको यह खबर बताते हैं कि अमेरिका इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन स्टेटस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत न केवल जापान और जर्मनी को पछाड़ देगा, बल्कि आने वाले समय में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दूसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। गौरतलब है कि हमारा देश जो है मौजूदा समय में देश की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है, और पिछले दिनों इस प्रकार की खबरें बड़ी तेजी से चली कि भारत 3 महाशक्तियों में शामिल होगा, लेकिन भारत ने हाल ही में यूके को भी पीछे छोड़ा है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसके लिए वो जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा। और अगर गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट को माने, तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज से लगभग 50 साल बाद यानी कि 2075 में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर श्रम बल की दर में इजाफा नहीं हुआ तो यह भारत की इकोनॉमिक ताकत के लिए जोखिम भरा होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 15 सालों में श्रम बल दल में भारत में गिरावट देखी गई है, और साथ ही साथ इस क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की हिस्सेदारी बेहद कम है। इस रिपोर्ट में भारत सरकार की तरफ से सड़कों और रेलवे को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र किया गया है, यानी कि इंफ्रा पर बात हुई है। तो आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ उन खबरों के साथ जो आपके लिए खास सरोकार रखती हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।